हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो कल हमने हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के, और आज हम करेंगे 3rd लेसन अवर चेंजिंग अर्थ। अवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। हमने अपनी पृथ्वी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था और यह हमारा तीसरा लेसन है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी। लिथोस्फेयर, हमारे धरती के अंदर क्या होती हैं, कुछ स्थलमंडलीय प्लेट्स होती हैं जो कि गति करती हैं, एक स्थान से दूसरी जगह जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे धरती के अंदर नीचे बहुत ही गहराई में जो प्लेट्स हैं, जो मैग्मा है, वो बहुत ही तरल अवस्था में है। वो एक स्थान से दूसरी जगह पे मूव करता रहता है, ठीक है। और वो इसलिए तो हमारे कई जो हमारे जैसे कि भूकंप आते हैं, ये इसी वजह से तो आते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है, मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और इसे हमें लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, वो मूव करती रहती हैं। और जब ये मूव करती रहती हैं तो इन्हें हम दो दो फोर्सेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड दूसरी होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस को हम अंतर्जनिक बल कहते हैं, और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं बहिर्जनिक फोर्स कहते हैं, बहिर्जनिक बल कहते हैं। जो एंडोजेनिक होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ये धरती के अंदर हो रही होंगी एंडोजेनिक। और जो एक्सोजेनिक होगी वो धरती की सतह पर, मीन्स धरती के ऊपर हो रही होंगी। तो अर्थ मूवमेंट होती है एंडोजेनिक्स की। मैं आपको टाइप बताता हूँ, जैसे कि सडन फोर्सेस, अचानक से जो दिखता है कि खिसक जाती हैं, 2 प्लेट्स होती हैं। और क्या होता है, जैसे कि भूकंप आ जाता है या ज्वालामुखी फट जाते हैं। वोल्केनो एरप्शंस। वोल्केनो एरप्शन क्यों होता है? जब नीचे धरती के अंदर से जब मैग्मा बहुत ही पिघल जाता है तो बाहर जब लावे के रूप में गरम गरम आता है, तो वो क्यों आता है? वो इन्हीं फोर्सेस की वजह से आता है। और लैंडस्लाइड्स की भूस्खलन, जब भी यहाँ पर कोई पहाड़ टूट के गिर जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है, कोई एक स्लाइड होती है, वो नीचे खिसक जाती है, एक ऊपर आ जाती है, वो सभी क्या है? ये सभी एंडोजेनिक यानी कि अंतर्जनिक बलों की क्या है, उदाहरण है। अब आ गया एक्सोजेनिक फोर्सेज, बहिर्जनिक बल। इसमें कौन कौन सी है? इरोजनल एंड डिपोजनल। ये क्या हो गया? इरोजन क्या हो गया? अपरदन। और डिपोजिशनल ये हो गया जो भी होता है निक्षेप। जो निक्षेप होता है ना धरती का, जो रिवर्स आती हैं, मिट्टी खुर्च खुर्च कर लेकर जाती हैं, तो जहाँ से वो खुर्च कर लेकर जाती हैं उसे तो हम कहते हैं इरोजन। तो जब वो धरती जो रिवर्स जा रही होती हैं, उनकी एक टाइम पर जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। जब वो स्पीड कम हो जाती है तो वो जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को वहीं पर छोड़ देती हैं। जो रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं रास्ते से, वो जो मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे रास्ते में छोड़ जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डिपोजिशनल कहते हैं। जैसे कि इनके एजेंट कौन कौन से होते हैं? रिवर। जैसे कि ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेज होती हैं, इन कार्य को करने में मदद कौन कौन करता है? रिवर्स होगी, विंड्स, सी वेव्स लहरें, ग्लेशियर जो होते हैं, हिम नदी, हिमोड़, ये सभी क्या करती हैं? जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो इन सभी में मदद करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण क्या होते हैं और क्या क्या आते हैं? जो अंतर्भेदी बल होते हैं उनके कारण आते हैं अर्थक्वेक और वोल्केनोज, भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं। और इससे जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक कई बार ज्वालामुखी के फटने से भी आता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो ऊपर बहुत सारी रेत उड़ती है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, ठीक है। उससे भी, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, डायग्राम बनी हुई है, गैसेस एंड ऐश, ये नीचे धरती का मैग्मा है, मेंटल क्रस्ट। यहाँ से जब ये गर्म होकर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, इधर से निकलते हैं। तो जिस मुंह से निकलते हैं उसे हम क्रेटर कहते हैं, ठीक है। और जो निकल रहा होता है ये, इसे हम लावा कहते हैं, ठीक है। जब भी भूकंप आता है उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ से वो आ रहा होता है, ये हमने अभी देखा था कि जैसे कि ये यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, जैसे कि ये धरती है, धरती के नीचे से जिस पॉइंट पर ये भूकंप आ रहा है, ठीक है, जहाँ से ये शुरू हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? उसे हम फोकस कहते हैं। उसे हम फोकस, उद्गम केंद्र कहते हैं, जहाँ से ये भूकंप पैदा हो रहा है। और ऊपर जब ये सरफेस पे आ रहा है, सरफेस पे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र मीन्स एपी सेंटर। ये आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि एपी सेंटर क्या होता है। तो ये सरफेस पे जहाँ भूकंप पहुँचता है,
जिस सरफेस पे, उसे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। और यहीं से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जो ऊपर वाले इसी के हिसाब से जो डैमेज होता है वो उसी के हिसाब से होता है कि ये जो एपी सेंटर की जितनी दूरी होगी, जहाँ जहाँ भूकंप आया होगा वहाँ वहाँ जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो भूकंप है इसको मापा किस पे जाता है, ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ पर। जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, और जिस स्केल पर इसकी स्पीड देखी जाती है उसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। और एक बात और कि जो भूकंप होते हैं वो 5 डिग्री मैग्नीट्यूड 5 से ज़्यादा होते हैं उसे हम खतरनाक कहते हैं, कि जो तबाही मचाते हैं। 5 से ज़्यादा, 6 से जो ज़्यादा होते हैं वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, और 7 वाले ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जो मेनली हम जो हानिकारक होते हैं, जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो होते हैं 5 से ज़्यादा। ठीक है, जो कि हमें हानि पहुंचाते हैं। अब देखते हैं, तो जब भूकंप आता है तो हम क्या बच सकते हैं। बात ऐसी है कि जब भी भूकंप आता है तो हम उनका पता नहीं लगा सकते कि ये भूकंप कब आने वाला है। तो इसके लिए फिर भी हम थोड़े बहुत अंदाजे लगा सकते हैं, जैसे कि जब भी सांप या कोई भी कीड़े मकोड़े या जानवर या कोई भी समुद्री जीव, इनमें थोड़ी सी चहल पहल सी दिखने लग जाती है, ये सब बाहर आने लग जाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यहाँ पर जो स्नेक्स होते हैं ये बाहर आ जाते हैं, और जो पॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर में, फिशेस, इनके बिहेवियर में थोड़ी सी हमें चेंजेस दिखने को मिलती हैं, ये थोड़े से विचलित हो जाते हैं। तो इससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा देते हैं कि शायद भूकंप आने वाला होगा। पर वैसे रियलिटी में हम कभी भी अर्थक्वेक के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हम कभी भी फ्यूचर में ये नहीं बता सकते कि ये जो भूकंप है ये अब आने वाला है। तो हम अर्थक्वेक से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक तक तो हमें ये तो पता नहीं है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है, पर अर्थक्वेक आने के दौरान हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई सेफ जगह पे, खुली सी जगह हो वहाँ पर जा सकते हैं, या फिर कोई भारी सी वस्तु हो, टेबल या फिर डेस्क, या फिर कहीं भी वहाँ पर छुप कर बैठ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ गिरे तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान ना हो। और हम किस चीज़ों से दूरी रख सकते हैं, दूरी बना सकते हैं, जैसे कि फायर प्लेसेस, कई बार आग लग जाती है, और चिमनीज, और मिरर से दूर रह सकते हैं, पिक्चर फ्रेम से, क्योंकि भूकंप आने से इन चीज़ों से हमें नुकसान हो सकता है। और हमें तैयार रहना चाहिए, स्प्रेड अवेयरनेस कि हाँ भूकंप आ गया, आप सभी घर से बाहर निकलो, ये सभी बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। और मेजर लैंडफॉर्म्स, अब हम लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो लैंडफॉर्म्स, धरती कंटिन्यूसली लगातार क्या की जाती है, वो खुरची जाती है, उनमें बदलाव आते रहते हैं। वो बदलाव किससे आते हैं, वेदरिंग की प्रोसेस से, वेदरिंग की प्रोसेस और इरोजन की प्रोसेस से। जो चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया होती है वो वेदरिंग के द्वारा होती है। अब इरोजन क्या होता है, इरोजन वो होता है जब भी जो धरती की जो सतह है, वो जो मिट्टी है, वो खुरच कर दूसरी जगह पर लेकर जाई जाती है, उसे हम इरोजन या अपरदन कहते हैं। जैसे कि ये किसी भी चीज़ से लेकर जाई जा सकती है, जैसे कि वाटर हो गया, विंड या आइस, इन तीनों ये क्या है, एजेंट्स हैं। इन तीनों के द्वारा ये जो है चीज़ें लेकर जाई जाती हैं। और ये जो इरोडेड मटेरियल है, जो ये खुरच कर जो अपेक्ष निक्षेप लेकर जाए जाते हैं, उसे डिपॉजिट कर देते हैं, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, इसे डिपोजिशन की क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे वाटरफॉल्स की भी क्रिएशन होती है। जब रिवर्स किसी ऊपरी सतह से निचली सतह पर बहने लग जाती हैं तो वहाँ पर जल प्रपात बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वाटरफॉल्स बन जाते हैं। जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, वो है एंजल वाटरफॉल, जो कि कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। जो वेनेजुएला कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। और एक और वाटरफॉल है, जलप्रपात है, वो कहाँ पर है, नायग्रा फॉल्स उसे हम कहते हैं, नायग्रा जलप्रपात। ये कहाँ पर है, कनाडा और यूएसए के बीच में है ये, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। और विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है, ये है जाम्बिया और जिम्बाब्वे, अफ्रीका के अंदर है ये। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है, जो विक्टोरिया फॉल्स है। वर्क ऑफ अ रिवर, अब रिवर के वर्क देखेंगे हम कि जो नदियों के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, कौन कौन सी कृतियाँ बनाई जाती हैं, धरती की जो शेप्स होती हैं उनमें लैंडस्केप किस प्रकार का, वो जो रिवर्स होती हैं उनके द्वारा कौन कौन सी जो शेप्स बनाई जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, जो भी रिवर्स आती हैं वो अपने साथ बहुत सारा क्या करती हैं, खुरच कर जो मिट्टी होती है उसे एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। और ये जब भी किसी पत्थर पर गिरती हैं ऊपर से किसी नीचे पे, यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, ये यहाँ से नीचे को गिर रही हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर ये वाटरफॉल जलप्रपात बन जाता है। अब इसके बाद जब ये बहुत ही तेज़ी से आती हैं, ये
जैसे यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रही होगी, ये बहुत ही तेज़ी से आती हैं। तो ये यहाँ क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आई, यहाँ पर जब आई तो यहाँ पर बहुत ही मजबूत चट्टानें होंगी, तो यहाँ से ये मुड़ जाएगी और यहाँ इधर से यहाँ पर मुड़ जाएगी। इसी तरह से मुड़ते मुड़ते ये एक विसर्प तरह की एक आकृति बन जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मियांडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मियांडर, हिंदी में से विसर्प कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये जब ये वाली है ये यहाँ तक पहुँच जाएंगी, ये जो रिवर्स है वो यहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो ये वाली जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ऑक्सबो लेक लिखा हुआ है, इसे हम ऑक्सबो लेक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक को हम चाप झील कहते हैं। और लीव्स को क्या कहते हैं, लिप्स को हम तटबंध कहते हैं, मियांडर्स को विसर्प कहते हैं। तो जब भी ये तेजी से आती हैं रिवर्स, तो यहाँ पर ये जो ऐसे होती हैं, जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ, जैसे कि ये आ रही हैं, ये ऐसे ऐसे आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है शेप, यहाँ वाली आपको ये दिख रही होगी, ये वाली शेप है जो, ये वाली शेप, ये जो शेप बनती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। और ये जो लीव्स है, जब ये धरती, ये जो पानी आता है जो रिवर्स का, वो बहुत ही तेज़ी से आता है, तो यहाँ पर कुछ निशान से बन जाते हैं, ये इनकी थोड़ी सी ऊंचाई होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लीव्स हिंदी में से तटबंध कहते हैं। और फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स वो होते हैं जब रिवर बहुत ही तेज़ी से आती हैं और यहाँ पर जितनी भी जलोढ़ मिट्टी होती है सभी को यहाँ पर बिछा के चली जाती हैं। मिट्टी जैसे भी आती हैं, जब भी इन रिवर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो ये जो मिट्टी की परत होती है वो कहीं दूसरी जगह पर बिछा कर चली जाती हैं, उसे हमें फ्लड प्लेन्स कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है। ये एक सहायक नदियां होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रिवर्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये रिवर्स जब आती हैं तो इसके अंदर इतना ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होती है, ये अपने साथ इतनी मिट्टी लाती हैं कि ये जब भी किसी ओशंस में गिरने लगती हैं तो इनका जो साइज होता है, ये जो इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा घट जाती है, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है, मिट्टी डिब्रीज बहुत ज़्यादा होती है, डिब्री जो होती है इनके पास जो मलबा होता है, तो ये इधर इधर बिखर जाती हैं। तो ये जो बीच वाला साइड बनता है, ये आपको ट्रायंगल की शेप में दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल की शेप में दिख रहा है, ये क्या होता है, इसे हम डेल्टा कहते हैं, और ये जो आपको छोटी छोटी पार्ट्स में आपको डिवाइड दिख रही होंगी, ये क्या है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। अब हमने दूसरी रिवर्स की बात कर ली थी, अब हम सी वेव्स की बात करेंगे, जो कृतियां सी वेव्स के द्वारा बनाई जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पर सी आर्क दिख रही है आपको, और यहाँ पर सी केव दिख रही है, गुफा और महरबदार, ये महरबदार आपको दिख रही है ना, सी केव्स। तो सी केव्स क्या होती हैं, जब भी यहाँ पर जो लहरें हैं वो तेजी से आती हैं और यहाँ पर क्या करती हैं, इसको यहाँ पर इसमें छेद कर देती हैं, यहाँ की जो मिट्टी होती है, यहाँ की जो चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं और यहाँ पर गुफा सी बन जाती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सी केव कहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब इस गुफा के आर पर छेद हो जाता है, जैसे कि ये देखिए, सिर्फ छत रह जाती है, ये वाली सिर्फ छत रह जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सी आर्क कहते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये टूट जाती है, ये वाली यहाँ से टूट जाती है, तो उसे हम स्टैक कहते हैं, दीवार कहते हैं उसे सिर्फ दीवार या स्टैक कहते हैं, ठीक है। तो ये अब आते हैं वर्क ऑफ आइस, जो आइस द्वारा बनाई जाती हैं, जो शेप्स, ये जो आइस द्वारा, जो हमारे ग्लेशियर होते हैं, जब ग्लेशियर से पानी निकलता है तो वो जाते हैं, वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, वो अपने साथ भी मलबा लेकर जाते हैं, वो भी वहाँ पर इरोजन कर देते हैं, और अपने साथ जो भी मलबा लेकर जाते हैं वो कहीं जाकर उसे डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, वो जब डिपॉजिट कर देते हैं तो उसे हम ग्लेशियल मोरेन्स, हिमोड कहते हैं उसे। वर्क ऑफ विंड का देखते हैं अब। जब भी ये तेज हवाएं चलते हैं, जैसा हमें पता है राजस्थान में जैसे कि बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, जब वो बहुत सारे बड़े बड़े टीले से बन जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम सैंड ड्यून कहते हैं, बालू टिब्बे कहते हैं उन्हें हिंदी में, बालू टिब्बे। जब वो एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं तो वो बालू टिब्बे बन जाते हैं। उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं। एक होता है लोएस क्या होता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स, जब वो दूसरी जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम लोएस कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, हम अपने चैप्टर की समाप्ति करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि वाई डू द प्लेट्स मूव, प्लेट मूव्स क्यों करती हैं, क्योंकि जो धरती के नीचे जो मैग्मा है वो बहुत ही गर्म होता है, इसलिए जब वो मूव करते हैं इसलिए तो प्लेट्स भी मूव करती हैं। वाई व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेज, कि अंतर्भेदी और बाहिर्भेदी जो बल है वो कौन कौन से होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं जब धरती के अंदर
जो होता है उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, जैसे कि जो भी हमारी खिसकना या फिर जो भी हमारे धरती के अंदर क्रियाएं होती हैं जिससे कि नई भूमि बनती है, जो नई भूमि की जो शेप है वो बनती है, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? जब धरती के बाहर दूसरे होते हैं, जैसे कि वाटर, विंड्स या ग्लेशियर के द्वारा जो भी नई बनाई जाती है, जो नई लैंडफॉर्म बनाई जाती है, उसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एरोजन क्या होता है? जब किसी बाढ़ आने के कारण या तेज बारिश होने के कारण जो ऊपरी परत है मिट्टी की वो उखड़कर किसी दूसरी जगह चली जाती है, तो उसे हम इरोजन कहते हैं। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड, जो कि मैदान है, कौन से? बाढ़ वाले मैदान है, वो कैसे बनते हैं? जब बहुत तेज बारिश आती है, फिर बहुत जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आती हैं और जब उसको दूसरी जगह क्या करती हैं? बिछा देती हैं, तो उसे हम इस तरह से क्या बनते हैं? फ्लड प्लेन्स बनते हैं। तो ये सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स जब भी कभी बहुत तेज ज़्यादा हवाएं चलती हैं तो वो जो रेत के कण होते हैं, ठीक है, वो यहाँ से उठ के दूसरी जगह काफ़ी टाइम में वहाँ पर टीले बना दिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बालू टिब्बे कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। और ये बीच कैसे फॉर्म करते हैं? जो बीच होते हैं वो कैसे बनते हैं? जब भी जो समुद्र होते हैं वो तेजी से आते हैं कि छोटे छोटे कण होते हैं वो उसको वहीं पर बिछाकर चले जाते हैं, तो इससे क्या बनते हैं? बीच बनते हैं। हाउ आर ऑक्सबो लेक्स, व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स? ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं? ये हमने देखा था, ये चाप झील होती है कि जब भी ये विसर्प जैसा बनता है, मिएंडर्स बनते हैं, तो ये ऐसा होता है कि एक टाइम पे ये जो मेंडर्स बनते हैं, जैसे कि ये मेंडर्स है, तो ये वाली जो साइड है, एक टाइम पे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो जब भी कभी बाढ़ आती है तो ये वाले लाइन से नहीं जाती, जो पानी होता है वो सीधा इधर से ही जाने लग जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे ये वाला जो एरिया बच जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। तो चलिए हम अपने अब सेशन को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।